एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि नाम से समझ आता है, ये वो जहाज होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट को कैरी करते हैं। इनके टॉप डेक पर होता है एक रनवे और ये एक चलते फिरते एयरपोर्ट का काम करते हैं। इनका काम होता है कि सारे के सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर जो इनके ऊपर बेस्ड हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाना जहां से ये टेक ऑफ कर सकें उनके रनवे को यूज करके। यानी कि ये एक चलता फिरता मिलिट्री एयरबेस है किसी भी देश के लिए। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एज पर इंटरनेशनल लॉ कोई भी देश अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी दूसरे नेशन की कोस्ट लाइन से 22 किलोमीटर दूर तक ले जाके खड़ा कर सकता है और इतनी दूरी से किसी भी नेशन पर एक एयर अटैक करना बहुत ही आसान हो जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, गिवन द फैक्ट दैट पूरे वर्ल्ड की लगभग 80% पॉपुलेशन कोस्ट लाइन के यानी समुद्री सीमा के 100 किलोमीटर के अंदर अंदर बसी हुई है। तो ये समझ लीजिए कि कितना डेंजरस है पूरी की पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर। मगर ये वेपन्स इतने कॉमन नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिनमें से 11 अकेले यूएसए के पास में। इंडिया, चाइना, यूके और इटली के पास में 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और फ्रांस, रशिया, स्पेन, थाईलैंड और टर्की के पास में एक-एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया के पास में एयरक्राफ्ट कैरियर 1961 से है, नाम था आईएनएस विक्रांत। मगर ये कैसे पॉसिबल है? आईएनएस विक्रांत तो अभी हमने न्यूज में पढ़ा कि 2 सितंबर को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी स्टोरी आराम से सुनेंगे। आज आपको लेके चलेंगे इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की जर्नी के ऊपर, तो सीट पकड़ के बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन और खुशी मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूके ने 6 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने शुरू किए और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई तो वो बनाने आधे अधूरे छोड़ दिए क्योंकि उनको लगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है तो पैसा इनमें वेस्ट क्यों करना। और धीरे धीरे उन्होंने ये दूसरे नेशंस को बेचना चालू किया। अब इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन की तो उन्हें जरूरत महसूस हुई अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने की, तो 1957 में इंडिया ने यूके से ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक खरीद लिया। 1961 में इसका इनॉग्रेशन हुआ और इसे नाम दिया गया आईएनएस विक्रांत। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि उस समय इंडिया की एम्बेसडर थी यूके में, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। 1961 में इनॉग्रेशन होने के तुरंत ही कुछ महीनों बाद में गोवा में एक रिवॉल्यूशन चला और गोवा को इंडिया ने एनेक्स करना चाहा। उस समय गोवा पर पोर्चुगीज का कब्जा था और उसको हटाने के लिए आईएनएस विक्रांत को ही यूज किया गया और वहां पर गोवा के पास में ले जाया गया। मगर आईएनएस विक्रांत ने सिर्फ डराने का काम किया, कोई एक्शन आईएनएस विक्रांत ने उस वॉर में नहीं लिया था। इसके बाद में आई इंडिया पाकिस्तान की 1965 की वॉर। 1965 वॉर में आईएनएस विक्रांत मेंटेनेंस के लिए ड्राई डॉक पर था, यानी कि मेंटेनेंस के अंडर में था और वॉर में हिस्सा नहीं ले पाया। 1971 वॉर में भी कुछ इसी तरह का सीन बन रहा था। आईएनएस विक्रांत के अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए थे जिस कारण से उसे मेंटेनेंस पे लेना पड़ा। तब इंडियन नेवी के ऑफिसर्स ने यह बोला कि अगर 1965 वॉर की तरह ही 1971 में भी अगर इसे हम खड़ा रखेंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का सिग्निफिकेंस ये समझ नहीं आएगा लोगों को और गवर्नमेंट को यह लगेगा कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का कोई यूज नहीं है। इसलिए उन्होंने क्रैक्स होने के बावजूद उन्हें जैसे तैसे रिपेयर करके उसे कम प्रेशर पर, कम बॉयलर सेटिंग्स में चलाया और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के पास में ले गए और पाकिस्तान की प्रेजेंस को वहां पर दबाया। तब पाकिस्तान की पीएनएस गाजी नाम की सबमरीन वहां पर अटैक करने आई थी, मगर आईएनएस विक्रांत की वहां पर प्रेजेंस होने के कारण पाकिस्तान नेवी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और सिर्फ दिखाना आईएनएस विक्रांत को काफी हुआ। इस वॉर में भी आईएनएस विक्रांत ने कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं किया था, यानी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का या फिर इसके शिप का कोई यूज नहीं हुआ था इस वॉर में भी। अब इन वॉर्स के बाद में इंडिया में कोई खास ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं गई नेवी के द्वारा और 1997 में फाइनली आईएनएस विक्रांत को डीकमीशन कर दिया गया। कुछ सालों तक इसे म्यूजियम की तरह सजाकर मुंबई के कफ परेड इलाके में रखा गया और 2014 में फाइनली जब इसकी मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो गया तब इसे पूरी तरह से ऑक्शन कर दिया गया और इसके पुर्जे निकालकर इसे बेच दिया गया। अब इसके बाद में इंडिया में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आया था जिसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य, जो आज भी चल रहा है। विक्रमादित्य 1987 का एक रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रशिया से डीकमीशन हो गया था 1996 में। मगर कुछ सालों तक इंडिया रशिया की टॉक्स चलती रही इसे खरीदने के लिए। फाइनली इंडिया ने इसे खरीदा, काफी सारे मॉडिफिकेशंस और रिपेयर वर्क्स करवाए और 2014 के अंदर आईएनएस विक्रमादित्य नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में कमीशन किया गया जो आज भी ऑपरेशन में है और चल रहा है। मगर ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे इंडिया से बाहर बने हुए, यानी इंडिया ने फॉरेन नेशन से खरीदे थे। इंडिया का पहला इंडिजिनस यानी देश में ही बना हुआ, देश की कैपेबिलिटी को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना आईएनएस विक्रांत। इसे पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर का ही नाम दिया गया। 1997 में ही इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया गया था। कई सालों तक प्रोजेक्ट डिले हुआ और कोचीन शिपयार्ड ने फाइनली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बना दिया। 2022 में सितंबर में पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसे शिप में ट्रायल्स के लिए छोड़ दिया गया। 2023 तक इस पर एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग ट्रायल्स होंगे और फाइनली सर्विस में एयरक्राफ्ट
कैरियर आ जाएगा, तब इंडिया के पास में 2 फुली फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे, जिससे कि वर्ल्ड में इंडिया की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी तक इस प्रोजेक्ट पर 23,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा चुका है। अब इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर और पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को कंपेयर अगर हम करें तो पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर 16,000 टन ग्रोस वेट का था, जबकि ये 45,000 टन वेट का है। इसकी स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, पुराने की थोड़ी कम थी, 46 किलोमीटर पर आवर थी। ये INS विक्रांत एक गो में यानी बिना किसी रिफ्यूलिंग के 8,000 नॉटिकल माइल्स यानी 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। यानी इंडिया से अगर हम इसे भेजें तो ये ब्राजील तक जा सकता है बिना किसी रुकावट के। तो ये तो थी बात इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स काम कैसे करते हैं और ये जरूरी क्यों होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स अकेले ट्रैवल नहीं करते। एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास में खुद का कोई वेपन नहीं होता, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं होता और कोई अटैक सिस्टम नहीं होता। ये बहुत ही बल्कि होते हैं और इनका टर्न लेना, बहुत इजीली नेविगेट करना, इधर उधर भाग जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए 4-5 शिप्स के ग्रुप में ये ट्रैवल करते हैं। इनमें 1 या 2 शिप्स ऐसी होती है जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स या फिर मिसाइल डिटेक्टर्स होती हैं, एक सबमरीन होती है और एक सप्लाई शिप जरूर होती है जो कि सारी की सारी सप्लाई जैसे कि फ्यूल या फिर खाने पीने का सामान किसी नियर बाय कोस्ट से INS विक्रांत तक लेके आती है। INS विक्रांत यानी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर खुद किसी कोस्ट पे नहीं जा सकता बार बार सप्लाईज लेने के लिए। अब इन 4-5 शिप्स के ग्रुप का एक कॉमन कैप्टन होता है जो कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में बैठा होता है। INS विक्रांत की अगर बात करें तो लगभग 2,500 लोगों का स्टाफ इस अकेले एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होगा जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और इनका सबसे मेन फंक्शन है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना। इसके टॉप डेक पर होगा एक रनवे। अब इंडिया का सबसे छोटा एयरपोर्ट, सबसे छोटा रनवे जो है वो है त्रिची का रनवे जो कि 2,500 मीटर लंबा है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुल लंबाई 262 मीटर है। यानी कि किसी नॉर्मल एयरपोर्ट रनवे से 10 गुना छोटा इस एयरक्राफ्ट कैरियर का रनवे है, तो फिर कैसे एक एयरक्राफ्ट इसके ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं स्टो बार। यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे का एक एंड थोड़ा सा उठा हुआ होता है, स्की जंप वाला होता है, जिसके कारण एक एयरक्राफ्ट को चलते हुए एक लिफ्ट मिल जाता है और वो इजीली शॉर्ट डिस्टेंस में ही टेक ऑफ ले लेता है। वहीं अगर किसी एयरक्राफ्ट को इनके ऊपर लैंड करना हो तो केबल्स के सहारे उसे रोका जाता है, उसे खींचा जाता है ताकि वो आगे निकलकर भाग के समुद्र में ना गिर जाए। इसे बोलते हैं अरेस्टेड रिकवरी। बट स्टिल एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करना या उसे डुबा देना इतना मुश्किल भी नहीं है। कई सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं 2 नेशंस के बीच में, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पास में दुश्मन देश की सबमरीन्स काफी आसानी तक पहुंच गई हैं और उनको मिसाइल दाग कर आराम से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर सिंक किया जा सकता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर डुबा दिया गया तो इसका मतलब होगा लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की कैजुअलिटी। इतनी कैजुअलिटीज 1971 वॉर में इंडिया की हुई थी। यानी कि एक वॉर में जितने लोग शहीद हुए हैं उसके बराबर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने के कारण शहीद हो जाएंगे। अब दोस्तों डेंजर तो अलग बात है, मगर इन शिप्स को डे टू डे चलाना भी कोई आसान काम नहीं है। 2,500 लोग दिन रात लगे रहते हैं, एक केओस सा होता है और इनका मेन फंक्शन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे को एकदम ओके रखना, एयरक्राफ्ट को अप टू डेट रखना। अब इन सब काम करने वाले लोगों को चाहिए सप्लाईज, खाना, पानी और काफी सारी जरूरत की चीजें और सबसे ऊपर फ्यूल। तो इन सब चीजों को लेके आने का काम करते हैं सप्लाई शिप्स। अब एयरक्राफ्ट कैरियर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सप्लाई शिप बार बार दौड़कर इंडिया आएगा और इंडिया से ये सब सामान लेके जाएगा। सप्लाई शिप्स जाते हैं नियर बाय फ्रेंडली नेशंस पे। जहां भी एयरक्राफ्ट कैरियर को पोजीशन किया जाता है वहां ये देखा जाता है कि कोई हमारा फ्रेंडली एलाई नेशन है या नहीं है। इस फ्रेंडली नेशन के पास में जाकर फ्यूल और जरूरत की चीजें लेकर आई जाती हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेल। यानी कि जो लेटर्स इन 2,500 लोगों को लिखे जाते हैं इंडिया से, वो लेटर्स भी नियर बाय फ्रेंडली नेशन को डिलीवर कर दिए जाते हैं, जहां से ये सप्लाई शिप्स उन्हें उठाकर ले आती हैं और लेटर्स तक शिप्स पर काम कर रहे हैं लोगों को डिलीवर किए जाते हैं। अब ये लोगों के पास में इंटरनेट नहीं होता, इसलिए ये लोग मेरी वीडियोस नहीं देख सकते, मगर आप तो देख सकते हैं। इसलिए आप अपॉर्चुनिटी मत गंवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।